आखिर रसायन क्या है। रसायन का हमने बहुत नाम लिया बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस में, वो सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि रसायन केमिकल, क्या आयुर्वेद के अंदर केमिकल का यूज हो रहा है? क्योंकि आप अगर केमिकल सर्च करेंगे गूगल पे या कहीं भी तो केमिकल का मतलब निकलता है रसायन। लेकिन मैं आपको बता दूं रसायन जो शब्द का यूज होता है आयुर्वेद में उसका मतलब केमिकल नहीं है ना। तो रसायन का मतलब क्या है? रसायन दो शब्दों से मिलकर बना है, रस प्लस आयन। ऐसे पोषक तत्व जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यावश्यक हैं, जैसे कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो कि हमारे शरीर को बल प्रदान करते हैं, जिनको हम बोलते हैं बल रसायन। ये शतावरी है, अश्वगंधा भी उसमें आता है। तो बहुत सारे ऐसे रसायन हैं जिनके विषय में हमने चर्चा की है ना। हमारी किडनी से रिलेटेड कुछ है, कुछ की उसके विषय में हमने जाना, अपर मार्ग के विषय में हमने जाना। तो ये सारे सारे रसायन हैं जो कि हमें बल प्रदान करते हैं, हमें हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको बेहतर करते हैं। कुछ ऐसे रसायन हैं जो कि हमारे मानसिक विकास को बेहतर करते हैं, उनको हम बोलते हैं मेद रसायन। मेद शब्द की उत्पत्ति मेधावी से हुई है, मेधा शक्ति से हुई है। तो रसायन का मतलब केमिकल यहाँ पे नहीं है, इस चीज को क्लियर रखें, दूसरों को भी क्लियर करें। रसायन दो शब्दों से मिलकर बना है, रस प्लस आयन। ऐसे पोषक तत्व जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यावश्यक है, हमारे शरीर को पुष्ट करने में, स्वस्थ करने में हमारी मदद करते हैं। साथ साथ आज के ट्रेनिंग सेशन में हम चर्चा करेंगे कि आखिर इम्यूनिटी क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, क्यों जरूरी है हम सभी के लिए अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करना। क्योंकि अगर मैं बात करूं इम्यूनिटी को अगर आसान शब्दों से समझें, देखिए जैसे कि हमारा देश है, हमारे देश के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। हमारे पास आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री है। हर तरीके से फोर्स हमारे देश के अंदर तैनात है जो कि हमारे देश की रक्षा करती है। अगर हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारे जो रक्षक है वो कमजोर पड़ जाए तो हो सकता है कि दुश्मन तुरंत अटैक कर दे हमारे देश के ऊपर, और हो सकता है कि नुकसान भी पहुंचा दे। सिंपल सी बात है। उसी तरीके से हमारा शरीर काम करता है। हमारे शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो रक्षा प्रणाली है, वो इम्यूनिटी है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अगर वो मजबूत रहेगी तो कोई भी दुश्मन जैसे जर्म्स है, बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर वो कमजोर रहेगी तो उनके हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने की जो संभावना है निरंतर बनी रहेगी। हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश भी कर दें और हो सकता है कि हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा दें। क्लियर है? तो ये है इम्यूनिटी। तो अब सभी को पता चलेगा कि इम्यूनिटी बेहतर रखना क्यों जरूरी है। क्योंकि हमें एक शील्ड लगानी है, एक बुलेट प्रूफ जैकेट अपने शरीर के ऊपर लगानी है ताकि कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना कर सके। तो उस बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाना ही इम्यूनिटी है। अब इम्यूनिटी ऐसी चीज है कि उसको हम रातों रात डेवलप कर ही नहीं सकते। ऐसा थोड़ी है कि अगर हमें पता चला कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर है, पूरी 2-4 दिन हमने कुछ खाया और उससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने कोविड के टाइम पे भी देख ली, बहुत सारे लोग जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी वो लोग ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाए, कोई 1 हफ्ता, कोई 2 हफ्ता, कोई 3 हफ्ता, है ना। हम सभी ने अपने जान पहचान के बहुत सारे लोगों को खोया है कोविड के टाइम पे भी। उसके पीछे का एक प्रमुख कारण था कि इम्यूनिटी का कम होना। तो जो लोग पहले से ही सजग थे, पहले से ही अवेयर थे, उन्होंने अपनी इम्यूनिटी को बना के रखा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बना के रखा। तो कोविड के टाइम पे भी काम आ गई। बहुत सारे लोग ऐसे थे कोविड के एनवायरनमेंट में घूम रहे थे, लेकिन जो वायरस है उनके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। पता भी नहीं चला उनको कि कोविड आया भी गया। हल्का सा खांसी जुकाम हुआ होगा, अदरवाइज बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं हुआ, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत बढ़िया थी। मैं हमेशा कहता हूं कि जो वायरस है, वायरस शक्तिशाली नहीं था, कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर थे। तो व्यक्ति कौन बचे? जिन्होंने पहले से पहले ही अपने शरीर की रक्षा की। जो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हम अपना घर बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं, छत बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, हम अपनी रक्षा कर सकें। तो वो जो तैयारी है हमारी पहले से रहती है। इसी प्रकार से जो इम्यूनिटी की जो हमारी तैयारी है उसको हमें पहले से पहले ही करना पड़ेगा। इम्यूनिटी को हम पैसे से भी नहीं खरीद सकते। बहुत सारे लोग कोविड के टाइम पे आपने देखे बहुत पैसे लेके घूम रहे थे कि हमारे परिवार के सदस्य की जान बच जाए, लेकिन नहीं बच सकी। क्योंकि इम्यूनिटी रातों रात नहीं डेवलप होती, इम्यूनिटी धीरे धीरे ही बनती है। इम्यूनिटी को बनने में समय लगता है। अब बात यह है कि इम्यूनिटी को हम अब क्यों बढ़ाएं? इम्यूनिटी को इसलिए बढ़ाएं क्योंकि एक वायरस हमने देखा कोविड के टाइम पे, हम लोगों ने देखा
एक ऐसी त्रासदी, एक ऐसा पेंडेमिक कि हम लोग सभी लोग घर घुसने के लिए मजबूर हो गए। हर व्यक्ति एक दूसरे संपर्क में दूर थे। तो इस तरीके का वायरस हमने देखा। अभी बहुत ज्यादा संभावना है कि आगे आने वाले समय में भी किसी प्रकार का वायरस हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए। कोविड के भी नए नए वेरिएंट आते रहते हैं। अभी जो है जो अलग अलग जो निपा वायरस के विषय में हम देख रहे हैं। निपा वायरस एक जूनोटिक डिजीज है, मतलब वो भी जो जानवर है, जानवर से मनुष्य में फैलती है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें अवेयर रहने की आवश्यकता है ना। तो इस तरीके के वायरस, नई नई डिजीज, बहुत संभावना है कि आगे आने वाले समय में और समस्याएं आएंगी। तो इसलिए कर्म क्या है? कर्म यही है कि हम पहले से पहले अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर लें। एटलीस्ट अपना कर्म, कम से कम जो हमारा कर्म है उसको तो बेहतर करें। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो अगर हमारा कर्म अच्छा होगा, हमने अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखा होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर रखा होगा, तो हम लंबे समय तक सरवाइव कर पाएंगे, है ना। तो यही है कि हमेशा जो नेचर है, हमेशा जो प्रकृति है, उसी पे वही व्यक्ति सरवाइव कर पाते हैं जो फिटेस्ट है। तो ये भी एक थ्योरी है, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपनी रक्षा जो है पहले से पहले कर लें। अभी आगे आने वाले समय में तो बहुत ज्यादा संभावना है कि एक देश का दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा है। तो एक देश ने दूसरे देश के ऊपर कोई वायरस छोड़ दिया, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वॉर। और जो वायरस है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स, है ना। तो बायोलॉजिकल वेपन्स एक देश दूसरे देश के ऊपर छोड़ देता है, पूरा देश तबाह हो गया। ना तो यूनाइटेड नेशन में जाके किसी को सफाई देनी, ना किसी को कुछ बोलना। तो ये भी संभावना है अभी आगे आने वाले समय में। बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं, जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रो कर रही है, उसी तरीके से बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उनके भी आने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसीलिए मैं इसके विषय में ज्यादा बात कर रहा हूं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसके विषय में हम सभी को बात भी करनी चाहिए। और उससे पहले जरूरी है कि हम हमें उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है, हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे। अगर जल्दी जल्दी हम बीमार पड़ते हैं, जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे। जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर्स मेडिसिन देंगे, चेकअप्स करेंगे, कंसल्टेशन फीस उनको देंगे। तो एक बार डॉक्टर के पास जाने के बाद 2-3 हज़ार रुपए हमारे लग जाते हैं। टेस्ट वगैरह कराना पड़ा, 4-5 हज़ार रुपए मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज लग जाते हैं हमारे। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार बहुत ज्यादा पड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो डॉक्टर के पास ज्यादा जाएंगे। अब डॉक्टर के पास सबसे ज्यादा जाएंगे तो उससे उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी कमजोर होगी। कितना पैसा कमाते रहो, डॉक्टर के पास इतना ज्यादा पैसा अगर हमारा जाएगा तो कैसे हम इकोनॉमिकली स्ट्रोंग हो पाएंगे? क्योंकि अगर इम्यूनिटी कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, शारीरिक रूप से हम कमजोर रहेंगे, किसी भी काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे, किसी बिजनेस को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे, किसी जॉब में है मोस्टली हम छुट्टी पे रहेंगे। तो ऐसे एम्प्लॉय को कोई भी कंपनी पसंद नहीं करती जो मोस्टली छुट्टी पे रहते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया। जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को तो कमजोर करता ही है, हमारी फिजिकल हेल्थ को तो वीक करता ही है, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को भी कमजोर करता है, हमारी आर्थिक स्थिति को भी कमजोर करता है। और अगर आप बताइए खुद से कि अगर किसी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर नहीं है और उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर नहीं है, क्या उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा? नहीं हो सकता। पूरे दिन एंजाइटी रहेगा, स्ट्रेस की प्रॉब्लम रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। तो इसीलिए जरूरी ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बना के रखें, ताकि हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी बेहतर रहे, मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहे, और जो हमारा आर्थिक स्वास्थ्य है ना, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बेहतर रहे। तो उसके विषय में अभी हम चर्चा करेंगे आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इम्यूनिटी से रिलेटेड, वो हमारा जो वायरल डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन है, उससे रिलेटेड है। आज के समय में हमारे देश के अंदर लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हर साल वायरल इन्फेक्शन होता है। लगभग 5 करोड़ लोगों को हर साल वायरल इन्फेक्शन होता है। ये जो रिसर्च है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर पब्लिश की, 2023 के अंदर पब्लिश की। हर दो में से एक भारतीय की जो इम्यूनिटी है, हर दो में से एक व्यक्ति के शरीर के अंदर जो वीकनेस है वो उत्पन्न हुई है कोविड के बाद। उनकी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हुई है।
अगर दो व्यक्ति एक स्थान पे खड़े हैं, मतलब 50% लोगों की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हुई है कोविड के बाद। उनके शरीर के अंदर जो वीकनेस है वो बनी हुई है अब तक। जितने वो मजबूत पहले थे, आज के समय में इतने मजबूत नहीं है। उनको फील होता है कि वो कोविड से पहले तो शरीर के अंदर एनर्जी रहती थी, अब वो एनर्जी नहीं रहती। अब ऐसा लगता है कि कई साल हमारी उम्र बढ़ गई। बहुत सारे लोग के बाल गिरने शुरू हो गए, बहुत सारे जो निगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं हमें देखने को मिले। तो होता क्या है, जो वायरल इन्फेक्शन है ये हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। हमारी प्रोडक्टिविटी, मतलब कार्य करने की जो हमारी क्षमता है उसको भी कमजोर कर देता है। अगर हम बिना थके 6 घंटे तक काम कर पाते थे पहले, अभी हमें 2-3 घंटे के बाद थकान होने लगती है। तो इसका मतलब ये क्या है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो हमारी कार्य करने की जो क्षमता है वो कम हुई है। आयुर्वेद यही कहता है कि हमें सबसे पहले अपने शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने की आवश्यकता है। ओज क्या है? इम्यूनिटी। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, जठराग्नि के विषय में मैंने बात की थी, जठराग्नि अग्नि के समान है। अगर वो प्रदीप्त है, उसके अंदर हम कुछ भी डालें जल के भस्म हो जाएगा। अगर प्रदीप्त नहीं है, मंद है, तो हम उसके अंदर कुछ भी डालते हैं, हो सकता है कि आधा जले आधा ना जले। तो यही है हमारी जठराग्नि। जठराग्नि अगर हम समय से खाना खा रहे हैं, समय से प्रदीप्त हो रही है, डाइजेशन ठीक रहता है। अदरवाइज डाइजेशन हमारा बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो ये काम हमारी जठराग्नि का है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर हमारा ओज, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, तब हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारे शरीर की जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो अगर हमें अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाना है, सबसे पहले तो अपनी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बेहतर करना पड़ेगा। हमारी जो अग्नि है उसको प्रदीप्त करने की आवश्यकता है। तो अगर मैं बात करूं वायरल डॉग को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया, इसके अंदर गिलोय का हमने यूज किया, तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, मुलेठी का हमने यूज किया। ऐसे रसायन हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। रसायन के विषय में आप सभी को क्लियर हो गया। वही आप समझिए, जो गिलोय है, तुलसी है, मुलेठी, ये भी रसायन है आयुर्वेद में। जिन लोगों को लगता था कि रसायन का मतलब केमिकल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो गिलोय, तुलसी, मुलेठी, ये भी रसायन है जो कि हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। कालमेघ का हमने इसके अंदर यूज किया, नीम का हमने यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो अमा है उसको क्लियर करने में हमारी मदद करता है। आप बताइए अमा क्या है? मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा, मैं 2-3 सेशन में बता चुका अमा क्या है। कालमेघ और जो नीम है हमारे शरीर के अंदर जो अमा है उसको क्लियर करने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो पित्त दोष है, वात पित्त कफ, 3 दोष मैंने बताए थे, तो पित्त दोष को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। अमा क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अमा बताइए, अमा क्या है? कौन बताएंगे? टाइप कीजिए। मैं टॉक्सिन्स, बहुत बढ़िया। रोबी जी बहुत बढ़िया। ओके, ओके दिनेश जी, ओके बहुत बढ़िया। दिनेश जी ने, रूबी जी ने, एस बी सिंह जी ने, सब ने बढ़िया बताया। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। हाँ, जो खाना पच नहीं पाता हमारे शरीर के अंदर, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उस अपचित भोजन को ही हम अमा बोलते हैं। ठीक है, तो जो कालमेघ है और नीम है, हमारे शरीर के अंदर जो अमा है उसको क्लियर करने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष हैं, रट लीजिए। आयुर्वेद हमेशा कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, हमारे शरीर के अंदर किसी दोष के असंतुलन की वजह से उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर कफ दोष का असंतुलन हो सकता है कि पित्त दोष का असंतुलन हो सकता है कि वात दोष का असंतुलन हो, या तीनों में से किसी दो का या तीनों दोषों का संतुलन हो, तब हमारे शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो जो कालमेघ है, नीम है, हमारे शरीर के अंदर से अमा को क्लियर करता है। हमारे शरीर के अंदर जो पित्त दोष है उसको संतुलित करने में हमारी मदद करता है। हमारे ओज को, इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। कब? आफ्टर फीवर भी। ये पॉइंट है। अब होता क्या है कि हम बहुत सारी जो मेडिसिन लेते हैं वो है ना, तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर्स वगैरह जो हम लेते हैं, वो क्या करेंगे, जो वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे भी जो सिम्टम्स हैं उनको खत्म कर देगा, लेकिन फीवर के बाद भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर बने हुए उसके ऊपर काम नहीं करता। जबकि जो हमारा वायरल रोग है, ये फीवर के बाद जो हमारी रिकवरी है, हमें हमारे शरीर के अंदर से जो कमजोरी है वो खत्म नहीं हो पा रही।
तो उस कमजोरी को भी खत्म करने में हमारी मदद करता है, मतलब जड़ से जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करेगा। तो अगर मैं बात करूं वायरल डॉग की, इसके विषय में साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया है, गिलोय हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है। इसके विषय में कोविड के टाइम पे हमने खूब सुना ना, गिलोय बहुत बेहतर है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इसके विषय में जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने भी 2017 के अंदर बताया। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, इसके अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन को हमारे शरीर के अंदर से दूर करने में हमारी मदद करता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। कालमेघ का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर जो वायरल इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है उसको कम करने में, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया। मुलेठी हमारा जो गला है उसको नरम बनाने में हमारी मदद करता है। वायरल इन्फेक्शन के समय पे होता क्या है कि जो हमें गले से रिलेटेड समस्या हो जाती है, सूखी खांसी जैसी समस्या हो जाती है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की 2019 की रिपोर्ट है। नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, मैंने बताया कि एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है, मतलब वायरल इन्फेक्शन को हमारे शरीर के अंदर से दूर करने में हमारी मदद करता है। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर को आंतरिक रूप से साफ करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज की रिपोर्ट है। तो आप देखिए वायरल डॉग के अंदर वो सारी की सारी हर्ब्स हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर से वायरल इन्फेक्शन को निकालने में हमारी मदद करता है। साथ साथ वायरल इन्फेक्शन के बाद भी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करने में हमारी मदद करता है। तो वायरल डॉग अलग क्यों है? क्योंकि फीवर के ऊपर तो काम करता है या बुखार के ऊपर काम करता करता ही है, साथ साथ उसके अंदर उसकी वजह से जो वीकनेस हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुई, जो कमजोरी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुई, उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है। जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारी इम्यूनिटी है, उसको बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करता है। और जो जैसे फीवर के बाद हमारे शरीर के अंदर जो इलनेस, जो कमजोरी उत्पन्न हो जाती है, उस समस्या को भी दूर करने में हमारी मदद करता है। मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, बेस्ट इसीलिए है क्योंकि रिकवरी फॉर्मूला के ऊपर आधारित है। हमारे शरीर को पूर्ण रूप से पुनः पहले जैसा स्वस्थ बनाने में, पहले जैसा रिकवर करने में हमारी मदद करता है। तो वायरल डो को कितना, कैसे, किस प्रकार हमें यूज करना है? लगभग 15 से 20 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ इसको यूज करें। फीवर के दौरान तो हमें इसको यूज करना ही है, ध्यान ये रखना है कि फीवर के बाद भी लगातार 2 हफ्ते तक हम इसको यूज करें, ये ध्यान रखना है। हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, पानी ज्यादा पिए, प्रॉपर रेस्ट लें। प्रॉपर रेस्ट लेने का मतलब है कि आराम से लेटे रहें। ऐसा नहीं कि हम फोन को यूज कर रहे हैं और आंखों के ऊपर पूरा खिंचाव पड़ रहा है और उसमें भी तो हम थक रहे हैं ना, तो पूरा रेस्ट हमें लेना है। अब बात आती है कॉम्बिनेशंस की, कि हम जैसे वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर है, उसमें हम कॉम्बिनेशन क्या बनाएं? देखिए बहुत बेसिक्स है, बहुत सारे लोगों के मन में एक माइंड में बन गया हुआ किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाए भाई। वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड है, वायरल डॉग तो हम लगाएंगे 15 से 20 ml दिन में 2 बार, ये अंडरस्टूड है। साथ में मैंने बताया था पंचतुलसी, गुनगुना पानी हम पीते ही हैं, एक बोतल को रखते ही हैं 1 से 2 लीटर की, उसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप पंचतुलसी डाल के रखिए, बढ़िया है। अगर हमारी इम्यूनिटी बेहतर नहीं है, इम्यूनोडॉग साथ में लगा लीजिए 15 से 20 ml दिन में 2 बार। और होता क्या है वायरल इन्फेक्शन में, जो हमारी प्लेटलेट्स हैं वो डाउन चली जाती हैं। तो प्लेटलेट्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या काम करता है? गिलोय जूस। तो खाना खाने के बाद गिलोय जूस लगा लीजिए, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया, इम्यूनोडॉग, वायरल डॉग और पंचतुलसी, और एक साथ में क्या लगाएंगे? गिलोय जूस। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया, एक बेसिक कॉम्बिनेशन बन गया। जिनके शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन है, अपनी इम्यूनिटी को आगे बेहतर करना चाहते हैं, तो एक बहुत शानदार कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब बात आती है बहुत सारे लोगों को, देखिए कॉम्बिनेशन बनाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, एक कॉम्बिनेशन नहीं बताऊंगा, कई सारे कॉम्बिनेशन हम एक ही प्रोडक्ट से कैसे बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी कमजोर रहती है, साथ साथ उनका जो डाइजेशन है वो कमजोर रहता है। अब डाइजेशन कमजोर है, डाइजेशन बेहतर नहीं है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना है, कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या हो रही है, रात को सोने से पहले कब्ज या त्रिफला का यूज करा दीजिए, ये साथ में कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, मेटाबॉलिज्म ढंग से काम नहीं कर रहा, जब वायरल डोप का जो प्रोसेस है आप इसको खत्म कर लें, फीवर के बाद 2 हफ्ते तक भी हम इसको यूज कर लें, और हमें पता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर काम नहीं करता, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, बार बार इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो उसकी वजह से समस्या हो रही है, तो मेटाडोप को चलाइए, कुछ दिनों तक मेटाडोप को यूज कीजिए।
रात को सोने से पहले त्रिफला या डिजिडोक का यूज कीजिए, तो वो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ये सिस्टमेटिक तरीके से कॉम्बिनेशन को यूज करने का तरीका हमें तभी आएगा जब हम फील्ड में उतरेंगे, लोगों को प्रोडक्ट्स यूज कराएंगे, खुद यूज करेंगे, तब बेहतर तरीके से हमें आएगा। तो कॉमन कॉम्बिनेशंस मैंने आपको दे दिया। अगर मैं बात करूं फीवर की, तो कोई भी व्यक्ति, आई थिंक इस ट्रेनिंग सेशन में भी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जिनको कभी फीवर ना हो। हालांकि जब मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशंस में गया हूं, कहीं सेशन देने के लिए गया हूं, एक दो व्यक्ति हमेशा हाथ उठा देते थे कि हमें कभी फीवर नहीं हुआ। तो मैं हमेशा ये कहता था कि हो सकता है कि आप इतने ज्यादा मजबूत हैं कि आपके शरीर के अंदर जो है किसी प्रकार का कि जो टॉक्सिन्स हैं वो जमा नहीं हो पाए, या हो सकता है कि जहर ही जहर को मारता है। आपके शरीर के अंदर इतने ज्यादा टॉक्सिन्स हैं, है ना, कि वो किसी और टॉक्सिन्स को टिकने ही नहीं देते। तो ये तो मजाक की बात है, लेकिन जो फीवर है बेसिकली क्यों होता है हमारे शरीर के अंदर? देखिए, जब हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा होने शुरू हो जाते हैं, विषाक्त तत्व हमारे शरीर के अंदर जमा होने शुरू हो जाते हैं, हमारा शरीर हमें कैसे बताएगा? हमारा शरीर एक इंडिकेशन हमें देता है, एक संकेत हमें देता है कि देयर इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक इनसाइड योर बॉडी। शरीर के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। तो हमारा शरीर, हमारा जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो बढ़ा देता है। उसी को हम फीवर बोलते हैं। जब डेली इस इन्वायरमेंट में रहेंगे, इस पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहेंगे, जो हम खाना खा रहे हैं, हम सभी को पता है कि फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेज्ड फूड, कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं। जो हम पानी पी रहे हैं, आज के समय में जो हम पानी पी रहे हैं, उसका टीडीएस आप चेक कीजिए। टीडीएस वो होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, मतलब उसके अंदर सॉलिड्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। कई जगह तो 500-600 जो टीडीएस है, वो ये तो कॉमन हो गया आज के समय में। दिल्ली नोएडा में आप देखिए, नोएडा में 2000 के पार जो टीडीएस है वो रहता है। तो जो वाटर प्योरीफायर है वो भी काम नहीं करते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, खान पान जो हमारा है, इन्वायरमेंट है, हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको जमा करता है। और जब जमा होने शुरू हो जाएंगे, जब जो है कैपेसिटी हमारे शरीर की एक होती है, उस कैपेसिटी से ज्यादा बात आने लगती है, तो हमारा जो शरीर है हमें एक इंडिकेशन देता है कि शरीर के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। तो हमारे शरीर का जो तापमान है उसको बढ़ा देता है। तो ये फीवर है। लेकिन आज के समय में ये फीवर का तरीका है। अब इसमें हम क्या करते थे पुराने समय में से भी अब तक, कि हमें अपने शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स तो निकालने हैं, कुछ हर्ब्स के माध्यम से टॉक्सिन्स को निकाल दीजिए। लेकिन आज के समय में जो फीवर हमें होता है, वो पूरी तरीके से हमारे शरीर को ड्रेन कर देता है, शरीर की जो एनर्जी है उसको खत्म कर देता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर जमा हुए, कुछ हर्ब्स के माध्यम से टॉक्सिन्स को निकाल दिया, बात बराबर खत्म। लेकिन आज के समय में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि थोड़ा सा फीवर होती है, एंटीबायोटिक लेना हम शुरू कर देते हैं। एक एंटीबायोटिक अब की बार ली, अगली बार वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगी, फिर दूसरी एंटीबायोटिक लेंगे, फिर तीसरी जब अब की बार जो फीवर हमें होते हैं, 1 महीने बाद फिर हो जाता है, 2 महीने बाद फिर हो जाता है, 3 महीने बाद फिर हो जाता है, निकल ही नहीं पा रहा है शरीर के अंदर से। क्योंकि जो उसका रूट है, जो उसकी जड़ है, उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे। शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स है उनको तो निकाल नहीं पा रहे। केवल जो सिम्टम्स है, जो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, उनको सप्रेस कर देते हैं। बॉडी गर्म है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस कर देंगे, जो सिम्टम्स हमें है वो हमें लगेगा ठीक हो गया। लेकिन फीवर के जो कारण है वो तो अब भी हमारे शरीर के अंदर है, दोबारा फीवर हो सकता है। तो ये रीजन है कि आज के समय में जो फीवर है वो कॉमन नहीं है, हमारे शरीर को पूर्ण रूप से ड्रेन कर देता है। लगभग 40% जो ओपीडी है हमारे देश के अंदर, वो फीवर से रिलेटेड है। आप समझिए कितना आसान तरीका था, है ना, कितना आसान उपाय था इसका, है ना। तो डेंगू है, फ्लू है, वायरल इन्फेक्शन, तो ये सब जो हमारे शरीर के अंदर निरंतर होती रहती है ना। केमिकल सप्रेसेंट है, बहुत सारे जो केमिकल्स हैं जो दवाइयों के रूप में भी हम लेते हैं, वो भी हमारी जो इम्यूनिटी है उसको वीक करने का काम करते हैं, इम्यूनिटी को कमजोर करने में मदद करते हैं। तो देखिए कितना आसान इलाज था इसका, है ना। एक शेर है कि अगर वो पूछ लेते हाल मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा, है ना। तो आसान इलाज था, लेकिन उसके लिए हम पता नहीं क्या क्या करते, फिर क्या क्या दवाइयां हम ले रहे थे उसके विषय में। तो आसान था इलाज, लेकिन उसको हमने कॉम्प्लिकेटेड बना लिया। तो आयुर्वेद उसके विषय में क्या कहता है? आयुर्वेद यही कहता है कि जो फीवर है, जो ज्वर है हमारे शरीर के अंदर तब उत्पन्न होता है जब हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो अमा है, अपचित भोजन हमारे शरीर के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। अब हमें आयुर्वेद के ज्ञान के हिसाब से यहाँ पे क्या पता चला? हमें ये पता चला कि हमें अपने शरीर के अंदर पित्त दोष को संतुलित करना है, साथ साथ हमें अपने शरीर के अंदर जो अमा है, जो टॉक्सिन्स है, उसको निकालना है। बस ये इलाज है।
तो इस इलाज को हम कैसे करेंगे? फीवर डॉग के माध्यम से। इसको पूरी तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित हमने बनाया है। इसके अंदर गिलोय का हमने यूज किया। इसको क्लासिकल ज्वर हर माना जाता है कि हमारे शरीर के अंदर से फीवर को रिमूव करने में हमारी मदद करता है। परपटक का हमने इसके अंदर यूज किया। मुस्टा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो पित्त दोष है उसको संतुलित करने में मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो एसिड बर्निंग है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया। मुलेठी, जो कि हमारे गले को भी प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। तो फीवरडॉग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया उसके अंदर एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज हैं, फीवर को दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट है। मुस्टा का हमने इसके अंदर यूज की। इसके अंदर एंटी फीवर प्रॉपर्टीज हैं, फीवर को दूर करने में हमारी मदद करता है। फाइटो मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। परपटक हमने इसके अंदर यूज किया, फीवर को से रिलीफ दिलाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2016 की रिपोर्ट है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की 2019 की रिपोर्ट है। अब आप देखिए, एलोपैथी में हम क्या करते हैं, गले को साफ करने के लिए अलग मेडिसिन, फीवर को दूर करने के लिए अलग मेडिसिन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अलग मेडिसिन, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग मेडिसिन, वो इतनी सारी मेडिसिन हमारे पास हो जाती हैं। जबकि फ्यूडो के अंदर वो सारी सारी हर्ब्स हैं जो कि हमें एक साथ वो सारे सारे बेनिफिट्स देने में हमारी मदद करता है। तो उसी तरीके से जो फीवरडॉक है वो इसीलिए अलग है क्योंकि फीवर को तो कम करने में मदद करेगा ही, हमारे शरीर के अंदर जो बर्निंग सेंसेशंस है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा, कफ के ऊपर भी काम करता है। क्लासिकल ज्वर हर के रूप में इसको जाना जाता है। लंबे समय तक हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देने में मदद करता है, बॉडी को रिकवर करने में हमारी मदद करता है। रिकवरी फॉर्मूला क्या है? वही जो मैंने आपको बताया था कि 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। फीवर के दौरान भी हम इसको यूज करें, फीवर के बाद भी लगातार 2 हफ्ते तक यूज करें। प्रॉपर रेस्ट रखें और प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, पानी ज्यादा पिए। अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशंस की, तो कॉम्बिनेशंस क्या लगेंगे सोचिए। कॉम्बिनेशन सेम कॉम्बिनेशन लग जाएंगे जो कि हम लगाते थे वायरल डॉग में, वायरल इन्फेक्शन में। बस वायरल डॉग के स्थान पे वायरल डॉग को उठाइए और फीवर डॉग को रख दीजिए, सिंपल सी बात। अगर फीवर नॉर्मल हो रहा है, इम्यूनोडॉग की भी आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है कि इम्यूनोडॉग हम लगाएं। लेकिन अगर फीवर फ्रिक्वेंटली हो रहा है, फीवर बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारी इम्यूनिटी कमजोर है, तब इम्यूनोडॉग लगाइए। तो कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमेशा पर्सन टू पर्सन, जेंडर स्पेसिफिक, बच्चों को क्या देना है, बड़ों को क्या देना है। कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए है, जैसे गायनोडॉग है ना, और कुछ प्रोडक्ट्स केवल पुरुषों के लिए जैसे टेस्टोफास्ट है। तो यही चीज है कि पर्सन टू पर्सन कुछ प्रोडक्ट्स स्पेसिफिक होते हैं और डिजीज स्पेसिफिक भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझना है। ठीक है, तो फीवर के समय पे भी अगर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही, कॉन्स्टिपेशन हो रही, रात को सोने से पहले कब्ज डॉग या त्रिफला का यूज करा दीजिए। ठीक है, तो अगर लंबे समय तक कब्ज की समस्या बनती है तो उसमें एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स भी खाना खाने के बाद दिन में 2 बार 6-6 ग्राम वो भी काम करता है। तो मैं इतने ऑप्शंस, इतने रास्ते आपके लिए खोल रहा हूं, कितने सारे रास्ते हैं, हम किसी भी रास्ते पे जाके जो सक्सेस है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें तो नहीं पता एग्जैक्टली कि शरीर के अंदर चल के आ रहा है, जब तक हम टेस्ट वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह ना कर लें। तो वो सिम्टम्स हमें देख के काम कर रहे हैं कि जो बीमारी है वो लंबे समय तक से है, इम्यूनिटी कमजोर है कि नहीं है, या कभी कभी फीवर हो रहा है, साल में 1 आध बार फीवर होता है, नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें फीवर डॉग लीजिए, पंचतुलसी लीजिए, बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कॉम्बिनेशन काम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मेटाडॉग, जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। अब आखिर मेटाबॉलिज्म है क्या? देखिए, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद उससे रस का निर्माण हुआ, रस से रक्त का निर्माण हुआ, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा के बाद शुक्र धातु, हमारे शरीर के अंदर सारी धातु का निर्माण बढ़िया तरीके से हो रहा है, डाइजेशन बढ़िया चल रहा है। तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है बढ़िया काम कर रहा है, हमारी जठराग्नि प्रदीप्त है, तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। लेकिन
अगर इस प्रोसेस में कहीं भी डिस्टरबेंस आ जाती है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहा है। आज के समय में लेकिन जो मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो समस्या है बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। हमारे देश के अंदर 7.5 करोड़ से अधिक लोग, लगभग 8 करोड़ के आसपास लोग ऐसे थे 2023 में जिनके शरीर के अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या थी, मतलब मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड समस्या थी। 2023 की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, 3 साल और हो चुके हैं इस बात को। आज के समय में जिस तरीके से फास्ट फूड का, जंक फूड का क्रेज निरंतर बढ़ता जा रहा है, लगभग 10 करोड़ के आसपास लोग ऐसे होंगे जिनके शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड समस्या होगी। और मेटाबॉलिज्म अपने आप में एक बीमारी नहीं है, मतलब अपने आप में केवल एक बीमारी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक बीमारी कई सारी बीमारियों को अपने साथ लेके आती है। जैसे कि अगर हमारा मेटाबॉलिज्म बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा है, डायबिटीज के समय पे मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद हमेशा यही कहता है कि जो डायबिटीज की समस्या हमारे शरीर के अंदर होती है वो तब होती है जब हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो ढंग से काम ना करे। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि अगर हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ढंग से काम नहीं करेगा, डायबिटीज, मधुमेह होने की जो संभावना है वो बनी रहती है। ओबेसिटी, मोटापा, मोटापा हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने की संभावना बनी रहेगी। फैटी लिवर की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है। हमारा जो लिवर है वो फैटी होना शुरू हो जाता है। फैटी लिवर से रिलेटेड बहुत सारे केसेस हैं, आप देखते होंगे। फैटी लिवर की समस्या आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है। वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हो। आज के समय में स्ट्रेस भरा एनवायरनमेंट इतना ज्यादा है, व्यक्ति हंसना भूल गए, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे, क्योंकि हो सकता है कि वर्क का प्रेशर बहुत ज्यादा हो, है ना। या सबसे बड़ा कारण तो यह कि जीवन जीने का जो तरीका है, जो आयुर्वेद हमें सिखाता है, उसको हम भूल गए हैं। बीमारियां शरीर के अंदर इतनी है कि व्यक्ति खुश ही नहीं रह पाते। आज के समय में जो हमारी अग्नि है, जठराग्नि के विषय में मैंने बात की, जठराग्नि हमारी इतनी प्रदीप्त नहीं रह पाती क्योंकि सिटिंग वर्क हमारा बहुत ज्यादा रहता है, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जब हमारी अग्नि, जठराग्नि मंद पड़ जाती है तो उसकी वजह से जो हमारे शरीर के अंदर जो अपचित भोजन है वो जमा होना शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर अग्नि ढंग से काम नहीं करेगी तो हमारे शरीर के अंदर जो अपचित भोजन है जमा होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से आपको पता ही है कितनी सारी समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। तो मेटाडोग के विषय में आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद यही कहता है कि जो त्रिकटु का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। त्रिफला का, पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करता है। गोकुल का हमने इसके अंदर यूज किया। अश्वगंधा है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा, हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। अगर मैं बात करूं मेटाडोग की, मेटाडोग के विषय में साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो त्रिकटु का हमने इसके अंदर यूज किया, त्रिकटु हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा, पाचन तंत्र को बेहतर करेगा। इसके विषय में जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने भी 2019 के अंदर बताया। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे लिवर को बेहतर करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2021 की रिपोर्ट है। गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो फैट है वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा, मतलब अधिक मात्रा में जो फैट है हमारे शरीर के अंदर जमा नहीं हो पाएगा। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया। अश्वगंधा के बेनिफिट्स हम सभी को पता है। बताइए अश्वगंधा क्या काम करता है, कमेंट बॉक्स में। मैंने बताया था ना कि अश्वगंधा का जो एक मेन बेनिफिट में सारे ट्रेनिंग सेशंस में आपको बता रहा हूँ। देखते हैं कितना सीखा आप लोगों ने। अश्वगंधा क्या काम करेगा? कोर्टिसोल को नियंत्रित करेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। डीएसपी महेश जी, बहुत बढ़िया। तनाव को कम करता है, बहुत बढ़िया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। स्ट्रेस को कम क्यों करता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, उसको नियंत्रित करने में हमारी मदद करेगा। अब उसको नियंत्रित कर देगा तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की रिपोर्ट है। तो मेटाडोग को बनाने के लिए कितने सारे हर्ब्स का हमने यूज किया, क्योंकि आयुर्वेद के ज्ञान के पे ऊपर आधारित ही हमने ये जाना कि अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, तनाव ले रहे हैं अपने ब्रेन के अंदर, लेकिन वो डिस्टर्ब कर रहा है हमारे मेटाबॉलिज्म को, तो ये भी एक साइंस है।
तो इसके तनाव को कम करने के लिए भी हर्ब का हमने इसके अंदर यूज किया, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, और जो लिवर है और गट हेल्थ के लिए त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, डाइजेशन के लिए त्रिकटु, तो वो सारी सारी हर्ब्स हमने इसके अंदर जो है यूज की। तो अगर मैं बात करूं मेटाडोग की, मेटाडोग क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि न केवल हमारी गट हेल्थ के ऊपर काम करता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई भी करता है, स्ट्रेस को भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है, फैट के एकुमुलेशन को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करता है, हॉर्मोन्स कोर्टिसोल हार्मोन को भी बैलेंस करने में हमारी मदद करेगा, मेटाबॉलिज्म को तो बेहतर करने में हमारी मदद करता ही करता है। अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशंस की, अच्छा डोज की बात कर लेते हैं पहले कि 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं, लगातार 8 से 12 हफ्ते हम इसको यूज करें, है ना, लगातार 3 से 4 महीने हम इसको यूज कर सकते हैं। रिकमेंडेड डाइट, डाइट आप सभी को पता है कि तला भुना, ज्यादा ऑयली, ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना है, ज्यादा मैदा से रिलेटेड खाना नहीं खाना है, जंक फूड फास्ट फूड कभी कभी चलता है, लेकिन अधिक मात्रा में हम इसको ले रहे हैं तो डेंजरस है ना, तो हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा। एक्सरसाइज रेगुलर करें, खाना खाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि चू योर वाटर एंड ड्रिंक योर फूड, एक प्रोवर्ब है जो कि चाइनीज एक प्रोवर्ब है कि अपने खाने को इतना बारीक करके खाइए कि आप उसको पी जाएं, है ना, ड्रिंक योर फूड एंड चू योर वाटर, अपने पानी को सिप सिप करके पीजिए धीरे धीरे। तो एक देखिए खाना खाने का तरीका क्या होता है, खाना है ना जमीन के ऊपर बैठ के खाएं तो उसके अलग महत्व है, खाना खाने के बाद वज्रासन में हम बैठते हैं उसका अलग महत्व है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, वो विष के समान है, खाना खाने से पहले पानी पीते हैं वो अमृत के समान है ना, खाना खाने सुबह खाली पेट गुनगुना पानी, 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी हम पिए, इस तरीके से दिन की शुरुआत करें, है ना, कुछ रात को भीगे हुए जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको खाएं, फ्रूट्स लें, जूस बनाएं, घर पे जूस बनाएं। तो इस तरीके से हम अपनी जो डाइट चार्ट है उसको हम खुद बना सकते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं है आपको डाइट चार्ट बनाने के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशंस की, तो किस तरीके से कॉम्बिनेशन काम करेंगे, मेटाबॉलिज्म के विषय में पता चल गया। अगर हमारा डाइजेशन बेहतर काम नहीं कर रहा है, इसमें हम किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे सुबह खाली पेट व्हीट ग्रास पाउडर भी हम ले सकते हैं 1 से 2 ग्राम, खाना खाने से पहले एलोवेरा जूस ले लीजिए 15 से 20 ml, खाना खाने से आधा घंटा पहले हैबिट डालिए, आधा से 1 घंटा पहले कि हम 15 से 20 ml एलोवेरा जूस ले लें, खाना खाने के बाद मेटाडोग 15 से 20 ml दिन में 2 बार, साथ में एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स लगभग 6 ग्राम दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, और रात को सोने से पहले त्रिफला या डीजीडोक या कब्ज डोक में से कोई एक यूज कर लीजिए, बन गया कॉम्बिनेशन, सिंपल है ना। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं अगले हमारे प्रोडक्ट की, जो कि एक गंभीर समस्या के ऊपर आधारित है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो युवा हैं वो भी जूझ रहे हैं, और बहुत सारे मेजोरिटी लोगों को ये समस्या है, बहुत सारे जो मिथ्स हैं इसके पीछे हैं, क्या महिलाएं इसको यूज कर सकती हैं, नहीं कर सकती, है ना, क्या है हमारी काम करता है, क्या केवल हमारी सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर करता है या और भी हमारे फंक्शंस को बेहतर करता है, तो उसके विषय में हम जान लेते हैं। उसका नाम है शिलाजीत। शिलाजीत के विषय में बहुत सारे जो प्रमोशंस हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट के अंदर दिख जाएंगे, बहुत सारा आज के टाइम पे पीक पे चल रहा है कि शिलाजीत का यूज करें, स्पेशली सर्दियों में लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में अगर बात करूं, मैंने बताया था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जब तक हमें आवश्यकता नहीं लगती तब तक किसी प्रोडक्ट के विषय में या किसी चीज के विषय में हम नहीं सोचते, क्योंकि आवश्यकता क्या लगी, क्योंकि आज के समय में ये जो यंग लोग हैं, जो यूथ हैं, जो जवान लोग हैं, उन्हीं के शरीर के अंदर जो स्टेमिना है उसकी कमी हो रही है, इनफर्टिलिटी जैसे इशू, बच्चे ना पैदा होने वाली जैसी समस्या उनके शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, फोकस की कमी, बच्चे हो या बड़े, ना तो पढ़ाई के अंदर ना फिर काम के अंदर ढंग से फोकस कर पा रहे हैं। हर 3 में से 1 भारतीय को 40 साल की उम्र से पहले क्रॉनिक फटीग की समस्या होने लगती है, मतलब एक गंभीर थकान जैसी समस्या होने लगती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 2023 की रिपोर्ट है। हर 3 में से 1 व्यक्ति को यह समस्या है 40 साल की उम्र से पहले। लगभग 70% जो युवा हैं वो ऐसे हैं जिनको स्ट्रेस की समस्या रहती है, मतलब जब वो काम से घर वापस आते हैं तो
मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब मानसिक रूप से जो है पूरा थक जाते हैं। उसकी वजह से नींद ना आने वाली जैसी समस्या भी उत्पन्न होती है। इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन की 2022 की रिपोर्ट है, हर 6 में से एक कपल, एक दंपति ग्लोबली अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं इनफर्टिलिटी जैसी समस्या से पीड़ित है ना। बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या 50% केसेस ऐसे हैं जिसमें महिलाओं के शरीर से रिलेटेड समस्या है। 50% केसेस ऐसे हैं इसमें महिलाओं के शरीर के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। ये डब्ल्यूएचओ ने 2022 के अंदर बताया। टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन है मेन सेक्स हार्मोन, पुरुषों के शरीर के अंदर पाए जाने वाला मेन सेक्स हार्मोन। जैसे एंड्रोजन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन मेन सेक्स हार्मोन। तो हर साल 30 साल की उम्र तक हर साल जो टेस्टोस्टेरोन है वो 1% कम होता जाता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म की 2017 की रिपोर्ट है। तो आज के समय में जो इतनी सारी समस्या, हमारी सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्या हो, थकान की कमी हो, फोकस की कमी, थकान की अधिकता हो, फोकस की कमी हो, इस तरीके की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसके पीछे का एक बहुत प्रमुख कारण है ओबेसिटी, मोटापा। मैंने आपको बताया था कि मोटापा कई सारी गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। अगर आप उन लोगों ने एसओएस में ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो मोटापा है, जो ओबेसिटी मैनेजमेंट पे जब हमने बात की थी कि जो मोटापा है हमारे शरीर के अंदर जो सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड जो समस्या है, इनफर्टिलिटी की समस्या को 7 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, डायबिटीज, अगर मधुमेह की समस्या है वो भी सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको बढ़ाने का काम करती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे जो इश्यूज हैं ये हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। ये लेंसेट ने 2021 के अंदर बताया। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद यही कहता है कि जो शिलाजीत है हमारे शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। मतलब क्या है कि जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है। हमारी जो अग्नि है जठराग्नि उसको प्रदीप्त करेगा। अब जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा तो हमारे शरीर के अंदर शुक्र धातु का निर्माण होता है। आप समझिए, शुक्र धातु का निर्माण 7वीं स्टेज के बाद होता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर रस का भी निर्माण हुआ, रक्त का निर्माण हुआ, मांस, मीट, अस्थि, मज्जा और शुक्र का निर्माण करने में भी हमारी मदद करता है। इतना शक्तिशाली ये हब है हमारे पास। तो शिलाजीत के विषय में आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद यही कहता है, चरक संहिता एक ग्रंथ है आयुर्वेद का, बहुत विख्यात है। चरक संहिता के चिकित्सा अध्याय 1 में श्लोक 30 से 32 के बीच में हमें मिलता है कि देर इज नो क्यूरेबल डिजीज विच कैन नॉट बी ट्रीटेड विद शिलाजीत व्हेन गिवन विद प्रॉपर मीडियम। इसका मतलब क्या है? कोई भी ऐसी क्यूरेबल बीमारी नहीं है जिसको शिलाजीत के माध्यम से हम ठीक ना कर सके, अगर हम उसको बेहतर तरीके से देना जानते हैं, अगर उसको हम शुद्ध रूप से यूज कर रहे हैं तो। सुश्रुत संहिता के अंदर भी चिकित्सा अध्याय 12 में 12वें श्लोक के अंदर मिलता है कि जो शिलाजीत है वो एक ऐसा रसायन है जो कि हमें लंबे समय तक स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु बनाने में हमारी मदद करता है। रसरत्न समुच्चय के अंदर एक उल्लेख मिलता है कि शिलाजीत हमारे शरीर के अंदर तीनों दोष, त्रिदोष, कौन कौन से दोष हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। आज मैं आपसे पूछूंगा कि कौन कौन से दोष आपने जाने। त्रिदोष, 3 दोष कौन कौन से हैं? त्रिदोष बताइए, 3 दोष कौन कौन से? वात, पित्त और कफ। मोहम्मद जी, अच्छा, रूबी जी, सरोज जी, वात, पित्त और कफ, बहुत बढ़िया। वात, पित्त, कफ का भी अलग गेम है। आप समझिए, जैसे सुबह के टाइम पे हमारे शरीर के अंदर अगर कैसे जाने की किस व्यक्ति के शरीर के अंदर कौन सा दोष है, आज के ट्रेनिंग सेशन में थोड़ा समय है तो ये भी जान लेते हैं कि हम कैसे जाने की किस व्यक्ति के शरीर के अंदर कौन सा दोष उत्पन्न हो गया है। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठते ही कफ बहुत ज्यादा बनता है, गले में खराश रहता है और ऐसे लगता है कि जैसे जो बलगम है वो जमा हुआ है, म्यूकस जमा हुआ है, म्यूकस बहुत ज्यादा निकलता है, बहुत ज्यादा खांसी आती है, तो ऐसे व्यक्ति के सुबह के समय पे मैंने बताया, क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर जो कफ प्रवृत्ति है वो सुबह के समय पे ज्यादा डोमिनेंस होती है। तो इसका मतलब यह है कि उनके शरीर के अंदर कफ दोष का असंतुलन है। और जो पित्त दोष है, पित्त दोष है दोपहर के लिए, अगर हम दोपहर के समय पे हमें एसिड बर्निंग जैसा होता है, सीने में जलन जैसा हमें फील होता है, तो उसका मतलब यह है कि हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष का संतुलन है। और वात दोष का जो डोमिनेंस है वो होता है शाम के समय पे। अगर हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, पेट फूला फूला रहता है, ऐसा लगता है कि हमने खाना खाया डाइजेस्ट नहीं हो पाया और बहुत हैवीनेस हमें फील हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर वात दोष का संतुलन है। तो ऐसे आप इजीली समझ सकते हैं। ऐसे आप किसी भी व्यक्ति से पूछें कि सुबह के टाइम पे ऐसा गला भारी रहता है, म्यूकस आता है, खांसी ज्यादा आती है, तो आप समझ जाएंगे कफ दोष है। कफ दोष के लिए कफ डोक आप लगा देंगे,
इम्यूनोडोक लगा देंगे, पंच तुलसी लगा देंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास है ना। पित्त दोष है, पित्त दोष के लिए खाना खाने से पहले जो है एलोवेरा, और खाना खाने के बाद गिलोय जूस। और एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए गैस डोप भी हम खाना खाने के बाद दिन में दो कैप्सूल दिन में 2 बार हम लगा देंगे, ठीक है। और जो वात दोष है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए भी गैस डोप हमारा काम आएगा। साथ में मेटाडोक लगा सकते हैं, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स लगा सकते हैं, तो उससे भी जो हमारा पेट है वो हल्का होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो आयुर्वेद के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो शिलाजीत है वो एक ऐसा पावरफुल रसायन है कि जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने में मदद करता है। एक पावरफुल रसायन है। तो अगर मैं बात करूं शिलाजीत की, इसके विषय में साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है, हमारे परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में मदद करता है, मतलब कार्य करने की जो हमारी क्षमता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। अब साइंटिफिक लैंग्वेज में समझेंगे, आपने किसी को बताया कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाएगा, हमारे परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। कोई व्यक्ति आपसे पूछे, साइंस के कोई व्यक्ति आपसे पूछे कैसे, आप उनको बताइए कि इसके अंदर फुल्विक एसिड पाया जाता है, इसके अंदर 80 प्लस ट्रेस मिनरल्स हैं जो हमारा शिलाजीत है। फल्विक एसिड तो सारे जो शिलाजीत है उसके अंदर पाया जाता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर एटीपी को बढ़ाता है। एटीपी मतलब हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का भंडार, तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। जर्नल एथनोफार्माकोलॉजी की 2022 की रिपोर्ट है, भले ही आप किस जर्नल का नाम बताएं ना बताएं, उसके पीछे का साइंस ही है। इसके अंदर फल्विक एसिड पाया जाता है, 80 प्लस ट्रेस मिनरल्स हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर एटीपी का निर्माण करते हैं, मतलब ऊर्जा का जो स्रोत है उसका निर्माण करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ती है, हमारे शरीर के अंदर एंड्योरेंस को बढ़ाएगा। बहुत सारे जो स्पोर्ट्समैन है उसके लिए उनके लिए एंड्योरेंस बहुत बड़ा महत्व है कि मतलब हमारा जो स्ट्रेंथ स्टेमिना एंड्योरेंस बढ़े, कार्य करने की जो क्षमता है उनका। जो कोई एथलीट्स हैं कि मतलब रनिंग करते हैं तो कम समय में वो ज्यादा रनिंग कर सके, तो एंड्योरेंस को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन करता है हमारे शरीर के अंदर। जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की 2016 की रिपोर्ट है। हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। अब लैक्टिक एसिड का काम क्या है? देखिए, जब हम कुछ काम कर रहे हैं, काम करते करते हम थकते कब है? जब हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस लैक्टिक एसिड को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। फार्माकोगाइनोजी रिसर्च की 2015 की रिपोर्ट है। अगर मैं बात करूं हमारी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो इशू है, मतलब स्पर्म काउंट की कमी, स्पर्म की क्वालिटी में कमी, बच्चा ना पैदा होने वाली जो समस्या इनफर्टिलिटी की, उसको भी दूर करने में मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करने में मदद करता है। कैसे? क्योंकि जो पुरुषों के शरीर के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है उसको बूस्ट करेगा। मैंने आपको बताया था ना कि एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो पुरुष हैं उनका जो शरीर के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है हर साल लगभग 1% कम होता है 30 साल की उम्र तक। तो हमारी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देगा, भले हमारी उम्र बढ़ रही है। ये एंड्रोलॉजिया ने 2015 के अंदर रिपोर्ट दी, स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ एंड्रोलॉजी की 2012 की रिपोर्ट है। साथ साथ में जो एक मिथ है, जो एक मिसकंसेप्शन रहता है कि क्या महिलाएं भी इसको यूज कर सकती हैं? नहीं, महिलाएं भी इसको इक्वली यूज कर सकती हैं। महिलाओं के लिए भी उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च की 2018 की रिपोर्ट। तो अगर बात करूं हमारी जो रिकवरी है उसको भी फास्ट करता है। रिकवरी जैसे हम जिम करते हैं, स्पोर्ट्स में है, रनिंग कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में, भले ही हम ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, तो हमारा जो शरीर है, मन है, वो तो थकता ही है। तो हमारी ब्रेन की जो रिकवरी है उसको फास्ट करता है, अगले दिन के लिए हम फिर रेडी हो जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिसकी वजह से हमें थकान कम फील होती है। हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स है उनको रिलीज करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट। हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। एंटी स्ट्रेस की प्रॉपर्टीज है, मतलब स्ट्रेस को कम करने में हमारी मदद करता है। फ्रेंचिस इन फार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट। योग वाही इफेक्ट है। योग वाही इफेक्ट क्या होता है? मतलब कि अलग जो हर्ब्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, समझिए गायनोडॉक महिलाएं यूज कर रही हैं थंडर ब्लास्ट, हालांकि थंडर ब्लास्ट के अंदर तो है ही ऑलरेडी। तो अगर मैं बात करूं थंडर ब्लास्ट, एस्ट्रोफास जैसे हम यूज कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो हर्ब्स हैं उनके अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। उसको बोलते हैं योग वाही इफेक्ट। मतलब जो अलग हर्ब्स हैं उनके अब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाने में हमारी मदद करेगा शिलाजीत। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट।
एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की 2017 की रिपोर्ट है। शिलाजीत क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है इसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है, मल्टी डायमेंशनल है, अलग अलग बेनिफिट्स हैं, शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है, इनफर्टिलिटी जैसे इशू को भी दूर करने में हमारी मदद करता है, हमारी रिकवरी को फास्ट करेगा, हमारी कॉग्निटिव हेल्थ, सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है उसको बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगा। प्योर स्टैंडर्ड रेजिन का हमने इसके अंदर यूज किया, योग वही इफेक्ट के ऊपर आधारित है, मतलब जो अलग हर्ब्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन को भी फास्ट करता है। तो अगर मैं बात करूं शिलाजीत कैसे यूज करना है, जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये दिखने में अलग लग रहा है क्योंकि अभी कैप्सूल फॉर्म में आप यूज कर रहे थे, है ना, अभी रेजिन फॉर्म में भी आपके पास आ गया है। तो कैप्सूल फॉर्म में अगर आप यूज कर रहे हैं, एक कैप्सूल दिन में 2 बार, है ना, खाना खाने के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। रेजिन फॉर्म में जैसे कि आपने भी डिस्प्ले के ऊपर देखा, अभी आईजीआई स्टेडियम में हमने इसको लॉन्च किया था, अगर आप लोग आए होंगे तो आपको पता चला होगा। ठीक है, तो मटर के दाने की जितना, है ना, पी साइज, तो इसको हम डेली दिन में 2 बार यूज करें, लगातार 3 महीने तक हम इसको यूज करें। कब अवॉइड करना है? जब हमें फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है तब हमें इसको अवॉइड करना है। महिला हो या पुरुष दोनों के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी होते हैं जैसे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हाई है, या कोई सर्जिकल किसी को सर्जरी हुई है, उस समय पे इसको अवॉइड करें। किडनी से रिलेटेड अगर कोई गंभीर समस्या है तब उस समय पे हमें इसको अवॉइड करना है। तो कुछ सिचुएशन में हमें इसको अंडर गाइडेंस ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, कॉम्बिनेशन आगे आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि पुरुष हैं, थंडर ब्लास्ट यूज करते हैं, टेस्टो फास्ट यूज करें, साथ में शिलाजीत लगा लें, और शिटाके तो आप यूज करते हैं, शिटाके के अंदर कॉर्डिसेप्स पाया जाता है, पुरुषों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कॉर्डिसेप्स मशरूम। ठीक है, महिलाएं जैसे यूज कर रही है गायनाडोप यूज कर लें, विमेन वेलनेस टेबलेट साथ में यूज कर लें, क्लोरोडोप यूज कर लें, और साथ में शिलाजीत यूज कर लें, तो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक बेसिक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो व्हीट ग्रास की अगर मैं बात करूं, व्हीट ग्रास को माना जाता है सुपर फूड, ब्रैकेट में लिख लीजिए व्हीट ग्रास, ब्रैकेट में सुपर फूड, मतलब सुपर फूड, इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और आज के समय में इतना ज्यादा रिलेवेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आज के समय में टॉक्सिन्स, हम सभी को पता है, टॉक्सिन्स फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर इतने ज्यादा जमा हो गए हैं, उसके पीछे का कारण आप सभी को पता है, खाना, इन्वायरमेंट, है ना, और जो कि हमारा लाइफस्टाइल है ना, वो सब मिलके हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स हैं उनको जमा करता है। लगभग 70% भारतीय ऐसे हैं जो खाना खाते हैं उसकी वजह से उनके शरीर के अंदर एसिडिटी की मात्रा बढ़ती है, मतलब वो 70% भारतीय ऐसे हैं जो एसिडिक फूड खाते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर एसिडिटी की मात्रा बढ़ती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2022 की रिपोर्ट है। अगर बात करूं पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स क्या है? कीटनाशक। हम अपनी खेतों के अंदर, फसलों के अंदर इतने ज्यादा कीटनाशक डाल रहे हैं आज के समय में, और कीटनाशक हमारे पशु खाएंगे क्योंकि फसल तो वो खाएंगे, है ना, तो उसके बाद वो दूध के रूप में हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने शुरू हो जाता है। तो पेस्टिसाइड्स, तो कीटनाशक का जो प्रभाव है वो तो हमारे शरीर के अंदर भी तो है। वो किसान जब स्प्रे करते हैं तो उसकी वजह से उनके शरीर के अंदर ही प्रवेश कर जाता है, तो कैंसर जैसी बीमारी के लिए जिम्मेदार है। हैवी मेटल्स, जैसे मैंने बताया, पानी के अंदर भी हैवी मेटल्स की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। तो इस सारे एनवायरमेंट को देखते हुए व्हीट ग्रास बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि अगर इस तरीके की संभावना रहेगी, शरीर के अंदर टॉक्सिन जमा रहेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर जो थकान है वो भी बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी, जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी कमजोर होगी, उम्र से पहले हमें बुढ़ापा आना शुरू हो जाएगा। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जो शरीर का शोधन है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करना, वो हमारी सबसे पहली थेरेपी है। तो इस सबसे पहली थेरेपी को करने में व्हीट ग्रास कैसे मदद करता है? क्योंकि व्हीट ग्रास एक आयुर्वेदिक हर्ब है जिसके विषय में बताया गया कि इसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है, जैसे क्लोरोडोक के विषय में भी हमने समझा था। क्लोरोडोक के अंदर व्हीट ग्रास भी था, लीफ अल्फा था, लीफ तुलसी, लीफ पुदीना, है ना, ये सब हर्ब्स थे। तो उसके अंदर व्हीट ग्रास का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि व्हीट ग्रास के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, रिच डिटॉक्सिफायर है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में मदद करता है, शरीर के अंदर जो पित्त दोष है उसको संतुलित करने में मदद करता है, एसिडिटी को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है, साथ साथ हमारे रक्त धातु को भी शुद्ध करने में मदद करता है। ब्रैकेट में नोट कर लीजिए, जो व्हीट ग्रास है वो ब्लड को प्योरीफाई करने में भी हमारी मदद करता है, रक्त धातु को शुद्ध करने में मदद करता है, साथ साथ हमारे लिवर को भी मजबूत करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो व्हीट ग्रास के विषय में साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो व्हीट ग्रास है ये हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाइंड करके हमारे शरीर के अंदर से निकालने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन की
2017 की रिपोर्ट। व्हीट ग्रास हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। नोट कर लीजिए कि हीमोग्लोबिन क्या है, ब्लड की कमी को पूरा करने में मदद करता है, रक्त की कमी को पूरा करने में भी हमारी मदद करता है। साथ में नोट कर लीजिए कि एसिडिटी को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। अब कॉम्बिनेशन मिल गया आपको यहां से। जैसे यहां पे पता चला कि हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाएगा, तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए क्या प्रोडक्ट है हमारे पास, हीमोडोक। तो अभी आपको समझ में आ गया कि हीमोडोप के साथ साथ व्हीट ग्रास भी यूज किया जा सकता है। तो जो बेनिफिट्स हैं हमारे डबल हो जाएंगे। अब एसिडिटी के लिए मैंने पहले क्या बताया था, खाना खाने से पहले एलोवेरा, और खाना खाने के बाद गिलोय जूस, और सुबह खाली पेट व्हीट ग्रास। तो जो हमारी एसिडिटी है उसको कंट्रोल करने में मदद कर लेगा। कॉम्बिनेशन बन गए। जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड बायो अलाइड साइंसेज की 2018 की रिपोर्ट है। व्हीट ग्रास हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी को पूरा करता है, मतलब हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करता है, लिवर को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है। फूड केमिस्ट्री की 2019 की रिपोर्ट है। तो व्हीट ग्रास क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि 100% क्लोरोफिल रिच जो व्हीट ग्रास है उसका हमने इसके अंदर यूज किया। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, एसिडिटी को कंट्रोल करता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। डेली बेसिस पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो लगभग 1 चम्मच है ना, सुबह गुनगुने पानी के साथ या जूस के साथ। सुबह तो खाली पेट तो हम इसको यूज करें ही, शाम को भी एक बार हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन सुबह खाली पेट जरूर यूज करें। तो अगर मैं बात करूं इसके साथ कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन आप सभी को पता है कि व्हीट ग्रास है, व्हीट ग्रास अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज होगा। जैसे एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए भी, हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में भी इसका यूज होगा। जैसे हीमोडोक है, हीमोडोक के विषय में मैंने लास्ट स्लाइड में चर्चा की। जो व्हीट ग्रास है हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। अब जो हीमोग्लोबिन है, शरीर के अंदर रक्त की कमी होना एक ऐसी सिचुएशन है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीर समस्या है। हमारे देश के अंदर लगभग 57%, 57% महिलाएं ऐसी हैं, और लगभग 67% बच्चे ऐसे हैं, 67% बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर ब्लड की कमी है, रक्त की कमी है। आप समझिए कितना बड़ा आंकड़ा है। 50% से अधिक महिलाएं, और लगभग 70% के आसपास बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर ब्लड की कमी है, वो एनीमिक हैं, एनीमिया की प्रॉब्लम है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की 2021 की रिपोर्ट है। अगर शरीर के अंदर ब्लड की कमी होगी तो उसकी वजह से थकान होना शुरू हो जाता है, जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कमजोर होने लगती है। ना तो हमारा शारीरिक विकास बेहतर हो पाता, ना ही हमारा मानसिक विकास बेहतर हो पाता। हमारी जो काम करने की जो क्षमता है वो भी हमारी कमजोर होने लगती है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी जो है वो भी कम होने लगती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कई बार आपने देखा जो महिलाएं हैं घर में काम करते रहते, काम करते करते थक जाते हैं, बार बार बैठते हैं, फिर काम करते हैं, फिर थक के बैठ जाते हैं, फिर काम करते हैं। तो इसका मतलब हो सकता है कि शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो, शरीर के अंदर रक्त की कमी हो, एक सिम्टम है। बार बार चक्कर आना, आंखों के नीचे काले घेरे होना, भूख ना लगना, ये सारे सिम्टम है कि शरीर के अंदर रक्त की कमी हो सकती है। बच्चे, कई बार हम बच्चों को ब्लेम करते हैं कि पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे, हो सकता है कि उनके शरीर के अंदर रक्त की कमी हो, ब्लड की कमी हो। तो ब्लड की कमी होने की वजह से जो उनकी लर्निंग कैपेसिटी है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, उनकी सीखने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपने शरीर के अंदर जो रक्त धातु है उसका क्षय नहीं होने देना है, रक्त धातु को कमजोर नहीं करना है, तभी जो हमारी वाइटलिटी है, शरीर के अंदर जो ऊर्जा है तभी बढ़ेगी। तो उसके लिए हिमोडोक हमने बनाया। मंडूर भस्म, लोह भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया। लोह भस्म क्या है, आयरन। पहले समय में हमारे शरीर के अंदर रक्त की कमी नहीं होती थी, क्योंकि लोहे के बर्तनों में खाना बनता था, स्पेशली जो सब्जी है एक समय की लोहे की कढ़ाई में बनती थी, तो शरीर के अंदर रक्त की कमी नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में कहाँ, एल्यूमिनियम के, स्टील के बर्तनों का हम यूज कर रहे हैं। तो लोह भस्म हमारे शरीर के अंदर जाए ताकि ब्लड की कमी ना हो। तो लोह भस्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धातु, एक भस्म जो है मानी जाती है हमारे आयुर्वेद के अंदर। तो उसका हमने इसके अंदर यूज किया। आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। द्राक्ष का हमने इसके अंदर यूज किया। मुलेठी है जो कि हमारी गट हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगा। हीमोडो को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, इसके अंदर मंडूर भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया है। आयुर्वेदिक आयरन सोर्स इसको माना जाता है, मतलब आयुर्वेद के अंदर आयरन की कमी को पूरा करने वाला एक भस्म माना जाता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट। लो भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया है, हमारे शरीर के अंदर जो एनीमिया की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की
2017 की रिपोर्ट। आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, विटामिन सी की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है। ठीक है। सादा द्राक्ष का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है। फाइटो मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजनेशन है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको प्रॉपर करने में हमारी मदद करता है, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर तरीके से हो, ऑक्सीजन हमारे माइंड तक, ब्रेन तक भी बेहतर तरीके से पहुंच सके। तो फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2020 की रिपोर्ट है। तो हीमोडोक हमारा क्यों अलग है? हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी को पूरा करने से रिलेटेड बहुत सारी प्रोडक्ट आपको दिखेंगे। उनसे प्रॉब्लम क्या होती है? उनसे प्रॉब्लम ये होती है कि शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, शरीर के अंदर कब्ज की समस्या होने लगती है। ठीक है। तो जो हमारा हीमोडोक है, हीमोडोक की वजह से शरीर के अंदर कब्ज की समस्या नहीं होगी। हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की तो कमी को पूरा करने में मदद करेगा ही, शरीर के अंदर ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाने में मदद करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करेगा। महिला हो, पुरुष हो, एडल्ट हो, बच्चे हो, सबके लिए इक्वल रूप से बेनिफिशियल है। तो कितना यूज करना है? शुरुआत करें 15 से 20 ml दिन में 2 बार। ब्लड की ज्यादा कमी है 25 ml तक भी जा सकते हैं। लगातार 8 से 12 हफ्ते हम इसको यूज करें, है ना। आयरन से रिलेटेड जो, जैसे कि पालक है, पालक का हम यूज करें। ठीक है। और साथ में जैसे बीट रूट है, बीट रूट का हम यूज करें, गुड़ का यूज करें, डायबिटीज नहीं है तो कुछ जो हम रेमेडीज हैं इस तरीके जो घर में हमें मिलती हैं इजीली, जो फ्रूट्स और सब्जियों के द्वारा, उससे भी हम हेल्प करें। तो अगर मैं बात करूं हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए, सुबह खाली पेट व्हीट ग्रास पाउडर हमें पता चल गया, साथ में हीमोडोक यूज कर लें खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। साथ में आयरन टेबलेट भी हमारी मिल जाएंगी, उसको भी आप यूज कर सकते हैं चाहे तो। महिलाएं हैं तो साथ में गायनाडोक का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना लें। डाइजेशन को बेहतर करने के लिए एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स डीजीओ या त्रिफला में से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पंचतुलसी तो ऐसा है कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, हर जगह लग जाएगा। तो अगर मैं बात करूं आज की लर्निंग की, तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हमने क्या जाना? आज के इस ट्रेनिंग सेशन में बेसिकली हमने चर्चा की रसायन के विषय में, बहुत सारे रसायन को हमने जाना कि तुलसी है, मुलेठी है, ये सब भी रसायन है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे रसायन है, कुछ बल रसायन है, कुछ मेद रसायन है। तो उनके विषय में हमने जाना। इम्यूनिटी क्यों जरूरी है, ये हमने जाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए, वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना, उसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं। फीवर हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो गया है, फीवर होना कोई बुरी बात नहीं है, फीवर हो गया ठीक है, लेकिन उसको निकालने का सही तरीका हमने आज के ट्रेनिंग सेशन में जान लिया। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड की कमी हो रही है उसको हम कैसे दूर करें, उससे रिलेटेड कितनी समस्याएं हमारे शरीर के अंदर हो सकती है। थकान की जो समस्या हो रही है, पढ़ाई के अंदर बच्चों का फोकस ना रह पाना, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन ब्लड की कमी भी हो सकता है, ये भी हमने जान लिया। सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्या में शिलाजीत किस तरीके से हमारी मदद कर सकता है, हमारी परफॉर्मेंस को कैसे एनहेंस कर सकता है, उसको हमने जाना। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनके विषय में आप लोगों से चर्चा करनी जरूरी थी। अगर मैं ओवरऑल बात करूं हमारे चारों ट्रेनिंग सेशंस की, तो इन चारों ट्रेनिंग सेशंस में हमने क्या जाना, आप समझिए। थोड़ा सा आत्मचिंतन कीजिए, आंख बंद करके सोचिए कि हमने सिर की चोटी से लेकर पैर की एड़ी तक की सारी बीमारियों के विषय में चर्चा कर ली। हमारे मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या के विषय में ब्रेन डॉग से हमने चर्चा की। ठीक है। स्किन से रिलेटेड जो समस्या है उसके विषय में एलर्जी डॉग की चर्चा की। आंखों से रिलेटेड आई डॉग के विषय में चर्चा की। ओरल हेल्थ से रिलेटेड डेंटो डॉग के विषय में चर्चा की, है ना। थायराइड के विषय में चर्चा की। कोई एलर्जी, भले रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एलर्जी, एलर्जी डॉग के विषय में चर्चा की मैंने बताया। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के विषय में, हार्ट के विषय में हमने चर्चा की। लंग्स की कैपेसिटी कैसे बढ़े, उसके विषय में हमने चर्चा की, है ना। तो और साथ साथ हमारा जो डाइजेशन है उसको हम कैसे बेहतर करें, उसके विषय में जो हमारा एलोवेरा है कैसे काम करता है, गैस डॉग कैसे काम करता है, मेटाडॉग कैसे काम करता है। मोटापे के विषय में ओबियोडॉग के विषय में हमने चर्चा की। किडनी से रिलेटेड समस्या है उसके विषय में, रीनल डिजीज से रिलेटेड जो समस्या है उसके विषय में, स्टोन डॉग क्या काम करता है उसके विषय में हमने जाना, है ना। और साथ में ज्वाइंट से रिलेटेड कोई समस्या है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, बाह्य रूप से आंतरिक रूप से ठीक करना जरूरी है, उसके विषय में। ऑर्थोडॉक्स जेसी कैसे काम करता है उसके विषय में हमने जाना। सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, इनफर्टिलिटी की समस्या उत्पन्न हो रही है, उसके विषय में हम क्या करें। हमारे शरीर के अंदर वेरिकोज वेन की जो समस्या है, नसों का फूला रहना, ये समस्या क्यों गंभीर है, इसके विषय में हमने जाना।
कैंसर से रिलेटेड समस्या के विषय में हमने जाना क्लोरोडॉक में, कि हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने में हमारी मदद करता है। डायबिटीज के विषय में हमने जाना, है ना। तो बहुत सारी जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उनको भी हमने कवर किया। वात पित्त कफ को समझा हमने, शरीर के अंदर जो 7 प्रकार की धातु हैं उनके विषय में समझा। साइंस उसके विषय में क्या कहता है इसके विषय में हमने जाना। आयुर्वेद उसके विषय में क्या कहता है ये हमने जाना। क्या उनकी डोज रहेगी इसके विषय में हमने जाना। और आज के ट्रेनिंग सेशन में हमने कॉम्बिनेशन बनाना भी सीख लिया कि कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका क्या है। तो बहुत सारे लोग जो शुरू में सोच रहे थे कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, जिन्होंने धैर्य का परिचय दिया आज उनको समझ में भी आया कॉम्बिनेशन कैसे बनना है। कॉम्बिनेशन जो ज्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं, इजीली जब हम काम करेंगे तो सीख जाएंगे कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। तो इन ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर से बढ़ के आप लोगों का प्रमोशन एजुकेटर की तरफ हो चुका होगा, कि अब आप लोग इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब आप लोग, अगर आप लोगों ने इस नॉलेज को बेहतर तरीके से लिया है तो आप लोग अब एजुकेटर बन चुके हैं। आप इस नॉलेज को आगे तक फैला सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। देखिए, लोगों को स्वस्थ करना इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ भी नहीं है। और इस श्रृंखला में आप लोग जुड़ चुके हैं, तभी अगर हम खुद को स्वस्थ करेंगे तभी हम अपने परिवार के लोगों को स्वस्थ करते हैं। अगर अपने परिवार के लोगों को हमने स्वस्थ कर लिया, अपने आसपास का जो समाज है उसको स्वस्थ करेंगे। अब अगर अपने आसपास के समाज को स्वस्थ कर लिया तो एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हम लोग करते हैं, एक हेल्दी नेशन का निर्माण हम लोग करते हैं। तो हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, हर व्यक्ति सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छा अच्छा देखें, सभी खुश रहें। माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, किसी को किसी प्रकार के दुख का सामना ना करना पड़े। तो इसी इंटेंशन के साथ इस ट्रेनिंग सेशन का फायदा तभी ज्यादा होगा जब आप इस नॉलेज को यहीं पे नहीं रोकेंगे। आप समझिए कि